everyone, welcome to my channel CBSE History and Social Science. Today we will discuss class 12th History chapter 9 Kings and Chronicles. आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इतिहास के शासक और इतिवृत्त अध्याय का डिस्कशन करेंगे, अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन बहुत बहुत ज़रूरी है मोटिवेट करने के लिए, मुझे इंस्पायर करने के लिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज इसके वीडियो को। सबसे पहले किंग्स एंड क्रॉनिकल्स होते क्या हैं पहले उसके बारे में। द मुगल किंग कमीशन कोर्ट हिस्टोरियंस टू राइट अकाउंट्स। मुगल राजाओं ने अपने दरबार में बहुत सारे इतिहासकारों को अपने समय के विवरण लिखने के लिए नियुक्त किया था। मुगल दरबार में बहुत सारे लोग इसलिए राजाओं द्वारा नियुक्त किए गए ताकि वो उस समय के इतिहास को लिखें। दीज अकाउंट्स रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ द एम्परर्स टाइम। और इन लेखों में मुगल राजाओं के समय के इतिहास को लिखा गया है। इन एडिशन द राइटर्स कलेक्टेड वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू हेल्प द रूलर्स गवर्न द डोमेन। और उस समय के इतिहास के साथ साथ इन राइटर्स ने उस समय के क्षेत्र में भारत की विभिन्न क्षेत्रों में से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, उन्हें राजाओं को भी प्रोवाइड कराया कि किस तरह से शासन में उन्हें मदद मिल सके। मॉडर्न हिस्टोरियंस राइटिंग इन इंग्लिश हैव टर्म्ड दिस जेनर ऑफ टेक्स्ट as chronicles as they presented a continuous chronological record of events। आधुनिक इतिहासकार जो कि अंग्रेजी में इस समय के इतिहास को लिखा है, उन्होंने इस टाइप के टेक्स्ट को, इस तरह के लेखों को जो मुगल पीरियड में लिखे गए हैं, उन्हें क्रॉनिकल्स या इतिवृत्त नाम दिया है, क्योंकि इन लेखों में लगातार एक समय क्रम काल क्रम के अनुसार घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया है, घटनाओं को लिखा गया है। तो काल क्रम के अनुसार घटनाओं के लेखन या घटनाओं के वर्णन को ही इतिवृत्त या क्रॉनिकल्स कहा जाता है। क्रॉनिकल्स आर एन इंडिस्पेंसेबल सोर्स फॉर एनी स्कॉलर विशिंग टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ द मुगल्स। मुगल पीरियड का इतिहास लिखना है तो क्रॉनिकल्स या इतिवृत्त किसी भी विद्वान के लिए जानने का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इन्हीं के माध्यम से हम मुगल काल के इतिहास को लिख सकते हैं। तो क्रॉनिकल्स जो है काल क्रमानुसार घटनाओं का एक क्रम के अनुसार जो लेखन या वर्णन किया गया उसे ही इतिवृत्त कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये जानने के लिए। फिर हम आगे चलते हैं। द मुगल्स एंड द एम्पायर। मुगल कौन थे और उनका शासन के राज्य किस प्रकार का था। तो द नेम मुगल डिराइव्स फ्रॉम मंगोल। मुगलों का ये जो नाम है वो मंगोलों से लिया गया है, मंगोलों से मिला हुआ माना जाता है। दो टुडे द टर्म इवोक्स द ग्रैंडर ऑफ एन एम्पायर, इट वाज नॉट द नेम द रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी चूज फॉर देमसेल्व्स। आज ये जो मुगल वर्ड है ये मुगलों की शान बान आन को बताने वाला, एक बहुत ही शानदार वंश को बताने वाला माना जाता है, लेकिन मुगल शासकों ने स्वयं इस वर्ड का अपने लिए उपयोग नहीं किया था। ये मुगल वर्ड वो खुद अपने लिए यूज़ नहीं करते थे, ना उन्होंने किया था। दे रेफर टू देमसेल्व्स एज तिमुरिड्स। मुगल शासक अपने आप को तिमुरिड या तिमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे, एज डिसेंडेंट्स ऑफ द टर्किश रूलर तिमूर ऑन द पैटर्नल साइड। क्योंकि बाबर जो था वो अपने पिता की तरफ से तुर्क शासक तिमूर का वंशज था, इसलिए मुगल्स अपने आप को तिमुरिद कहलाना पसंद करते थे। द फर्स्ट मुगल रूलर वॉज रिलेटेड टू गेंगीज खान फ्रॉम हिज मदर साइड। और एक और महत्वपूर्ण बात कि बाबर जो कि पहला मुगल शासक था वो अपनी माँ की तरफ से गेंगीज खान, प्रसिद्ध मंगोल शासक गेंगीज खान से संबंधित भी था। उसकी माँ जो थी मंगोल वंश से संबंधित थी। ही स्पोक टर्किश एंड रेफर्ड डेराइसिवली टू द मंगोल्स एज बारबरिक होर्ड्स। और ये जो बाबर था वह तर्किश भाषा ही बोलता था और उसने मंगोलों को बहुत ही बर्बर रूप में
अभिव्यक्त किया। उसने अपनी पुस्तक जो लिखी है बाबरनामा, उसमें मंगोलों को उसने बर्बर और भयंकर क्रूर हत्यारों के रूप में उनका वर्णन किया है। तो ये जो मुग़ल शासक थे अपने को मंगोलों से जोड़ना पसंद नहीं करते थे, लेकिन इन मुग़ल शासकों को ये नाम कैसे मिला? तो ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी यूरोपियंस यूज द टर्म मुग़ल टू डिस्क्राइब द इंडियन रूलर्स ऑफ दिस ब्रांच ऑफ द फैमिली। 16वीं शताब्दी के जो यूरोपियन इतिहासकार थे, उन्होंने इस समय में भारत के ऊपर रूल करने वाले शासकों के इस परिवार को मुग़ल नाम दिया था। ठीक है, तो मुग़ल शासक जो है वो मंगोलों से संबंधित थे और उनको मुग़ल शासक का जो नाम है वो यूरोपियन इतिहासकारों द्वारा 16वीं शताब्दी में दिया गया था, क्योंकि वो मंगोलों से संबंधित थे, जबकि मुग़ल शासक अपने आप को मंगोलों से संबंधित कहलाना पसंद नहीं करते थे। बाबर ने यहाँ तक कि अपनी पुस्तक में मंगोलों को बहुत ही क्रूर बर्बर बताया था। ठीक है, तो मंगोल शासकों से संबंध की वजह से इस समय के जो मुग़ल शासक हैं वो मुग़ल कहलाए। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, पॉपुलरली नोन एज बाबर, फाउंडेड द मुग़ल एम्पायर। इस मुग़ल एम्पायर की स्थापना ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने की, जो बाबर के नाम से जाना जाता है, इन 1526 में बाय डिफीटिंग इब्राहिम लोदी, द लास्ट लोदी सुल्तान। और बाबर ने इस दिल्ली पर अधिकार किया था दिल्ली सल्तनत की अंतिम लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर। तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम युद्ध में हराने के बाद होती है। तो ये महत्वपूर्ण है। 1526 से लेकर 1857 तक ये मुग़ल इंडिया पर रूल करते रहे। इस एम्पायर में कुछ शासक जो है बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। तो वो कौन कौन से शासक थे, क्योंकि एक के बाद एक बहुत बहुत प्रसिद्ध शासक इस वंश में हुए। तो सबसे पहला जो शासक मुग़ल वंश का है वो है बाबर, जिसका समय जो है 1526 से 1530 है। ये बाबर है, ये सबसे पहला शासक था। दूसरा शासक जो था वो हुमायूं था, बाबर का पुत्र। हुमायूं का समय जो 1530 से लेकर 1556 माना जाता है, लेकिन बीच के लगभग 15 वर्ष तक, 1540 से 1555 तक हुमायूं जो है वो दिल्ली पर अधिकार नहीं रख पाया था। उस समय शेर शाह सूरी और उसके परिवार ने दिल्ली पर अधिकार किया था। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण शासक इस वंश का था वो था अकबर, जिसने 1556 से लेकर 1605 की अवधि तक दिल्ली पर रूल किया, या भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर रूल किया। उसके बाद थे जहांगीर, जो अकबर का पुत्र था, सलीम के नाम से जाना जाता था। उसने 1605 से लेकर 1627 तक मुग़ल एम्पायर में शासन किया। फिर उसका पुत्र शाहजहां, जो कि 1627 से लेकर 1658 तक रूलर रहा। और अंतिम महान मुग़ल सम्राट जिसे माना जाता है वो है औरंगज़ेब, जिसने 1658 से लेकर 1707 तक इस मुग़ल वंश में शासन किया था। तो ये 6 प्रमुख शासक हैं, और इनको याद रखने का, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखने का तरीका जो है, ये वर्ड है BHAJSA, भजसा। ठीक है, तो इस तरह से इन्हें याद रख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि द मुगल्स जो थे उनके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ड्यूरिंग द 16th and 17th सेंचुरी द इंस्टीट्यूशन ऑफ एन इम्पीरियल स्ट्रक्चर वर क्रिएटेड। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यह जो मुग़ल राज्य है इसमें शासन के जो राजकीय व्यवस्था की स्थापना करने का एक सिस्टम शुरू हुआ। दीज इंक्लूड इफेक्टिव मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन। और इन मुग़लों ने ही भारत में प्रभावी प्रशासन और राजस्व व्यवस्था को स्थापित किया था। आफ्टर 1717 फॉलोइंग द डेथ ऑफ औरंगजेब द पावर ऑफ द डायनेस्टी डिमिनिश्ड। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही इस मुग़ल वंश की जो शक्ति है धीरे धीरे भारत में खत्म होने लगती है। इन प्लेस ऑफ द वास्ट एपरेटस ऑफ एम्पायर कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, आगरा और लाहौर, द डिफरेंट कैपिटल सिटीज, रीजनल पावर एक्वायर्ड ग्रेटर ऑटोनॉमी। समय के साथ साथ इस मुग़ल एम्पायर में सत्ता का केंद्र दिल्ली, आगरा और लाहौर रहा। और जब मुग़ल एम्पायर कमज़ोर हो गए तो उसके बाद देश के अनेक क्षेत्रों में क्षेत्रीय शक्तियों ने अपने अपने अधिकारों और शक्तियों में वृद्धि करके जो है वहाँ से अपना स्वतंत्र शासन प्रारंभ कर दिया। तो दिल्ली, आगरा और लाहौर जो है इस मुग़ल शासन के दौरान अलग अलग राजाओं के समय इनकी राजधानियाँ रही थी।
ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये 3 नगर थे, प्रमुख केंद्र थे जहाँ से मुगल शासन जो है वो चलता था, दिल्ली, आगरा और लाहौर से। येट सिंबॉलिकली द प्रेस्टीज ऑफ द मुगल रूलर डिडंट लूज इट्स ऑरा, लेकिन प्रतीकात्मक रूप में मुगल शासकों का जो प्रभाव है वो 1857 तक खत्म नहीं हुआ। इन 1857 द लास्ट सीजन ऑफ दिस डायनेस्टी बहादुर शाह जफर वॉज ओवरथ्रोन बाय द ब्रिटिश, और 1857 में इस वंश के अंतिम शासक जो थे बहादुर शाह जफर, उनको ब्रिटिशर्स ने 1857 की क्रांति के बाद जो है सत्ता से हटा दिया। मुगल वंश का तब से समाप्त माना जाता है। 1857 में जब बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था, तब ये वंश का शासन जो है भारत पर से समाप्त माना जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि क्रॉनिकल्स किस प्रकार प्रोड्यूस किए जाते थे, क्रॉनिकल्स लिखे और बनाए किस तरह से जाते थे। क्रॉनिकल्स कमीशन्ड बाय द मुगल एम्परर्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर स्टडिंग द एम्पायर एंड इट्स कोर्ट। मुगल शासकों द्वारा प्रायोजित ये इतिवृत्त या क्रॉनिकल्स जो हैं, मुगल शासकों के समय और उनके दरबार के बारे में जानने का, इतिहास को जानने का एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है। द ऑथर्स ऑफ मुगल क्रॉनिकल्स वर इनवेरिएबली कर्टियर्स। इन क्रॉनिकल्स के या इतिवृत्तों के जो लेखक हैं मूलतः वे दरबारी थे, मुगलों के दरबार में ही रहते थे। द हिस्ट्रीज दे रोट फोकस्ड ऑन इवेंट सेंटर ऑन द रूलर, और वो जो इतिहास उनके द्वारा लिखा गया है मेनली उसका फोकस, उसका केंद्र जो है वो राजा, उसका परिवार, द कोर्ट एंड द नोबल्स, दरबार और दरबार के अंदर की गतिविधियाँ, दरबार के जितने भी वरिष्ठ मंत्री अधिकारी होते थे, वॉर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स, युद्ध और उसके साथ साथ जितने भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जाती थी, इन सब बातों को जो है दरबारियों ने क्रॉनिकल्स में लिखा है। तो क्रॉनिकल्स में मेनली राजा, उसका परिवार, दरबार की गतिविधियां, युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को ज़्यादा फोकस करके लिखा गया है। देयर टाइटल्स सच इज द अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, दैट इज द स्टोरी ऑफ अकबर, शाहजहां एंड आलमगीर। ठीक है, इनके जो शीर्षक हैं, इन इतिवृत्तों के जो शीर्षक हैं वो शासकों के नाम पर दिए गए हैं। जैसे अकबरनामा जो है अकबर के समय का इतिहास है, शाहजहांनामा शाहजहां के नाम का इतिहास है, आलमगीरनामा जो है वो आलमगीर, औरंगजेब जो शासक था उसके समय का इतिहास है। सजेस्ट दैट इन द आइज ऑफ द ऑथर्स द हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर एंड द कोर्ट वाज सिनोनिमस विद दैट ऑफ द एम्पायर। अब ये जो नाम, शासकों के नाम से इतिवृत्त का नाम जो है वो यह सजेस्ट करता है इतिहासकारों को कि शायद क्रॉनिकल्स के लेखक ये मानते थे कि किसी भी समय का इतिहास जो है उस समय के राजाओं का इतिहास जो होता है वही वास्तविक इतिहास होता है। तो वो उस पीरियड के इतिहास को राजाओं के इतिहास के नाम से उन्होंने लिखा है। ठीक है, वो उनका पर्यायवाची समानार्थी मानते थे। ठीक है, फिर फ्रॉम द टर्किश टू पर्शियन। अब हम इन क्रॉनिकल्स की लिखने की लैंग्वेज की बात करें तो मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स वर रिटन इन पर्शियन। ज़्यादातर मुगल इतिवृत्त जो है वो पर्शियन भाषा में, फारसी भाषा में लिखे गए हैं। अंडर द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इट फ्लोरिश्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड ऑफ लिटरेरी राइटिंग्स। जो भारत की मुस्लिम सुल्तान, दिल्ली के जो मुस्लिम सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के समय, उस समय इस भाषा का विकास दरबार और साहित्यिक लेखों की भाषा के रूप में हुआ था। तो मुगलों के आने से पहले ही भारत में यह भाषा अच्छी तरह से विकसित हो गई थी दिल्ली सुल्तानों के समय में। एज द मुगल्स वर चगताई तुर्क्स। अब मुगल्स जो थे ओरिजिनली चगताई तुर्क जाति के थे। टर्किश वॉज देयर मदर टंग, और तुर्की भाषा जो है उनकी मातृभाषा थी। देयर फर्स्ट रूलर बाबर रोट पोइट्री एंड हिज मेमोरियर्स इन दिस लैंग्वेज। बाबर ने अपनी आत्मकथा और साथ ही साथ जो कविताएं वो लिखता था वो जो है टर्किश भाषा में ही लिखी है। लेकिन उसके बाद से जितने भी क्रॉनिकल्स इस मुग़ल शासकों से संबंध में मिलते हैं ज़्यादातर फारसी भाषा में लिखेंगे। तो सिर्फ बाबरनामा जो है वो टर्किश भाषा में लिखा गया है। इट वॉज अकबर हु कॉन्शियसली सेट आउट टू मेक पर्शियन द लीडिंग लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। ये अकबर था जिसने जो है
विशेष प्रयासों के माध्यम से पर्शियन या फारसी भाषा को मुगल दरबार की भाषा बनाया था। कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्ट्स विद ईरान एज वेल एज अ रेगुलर स्ट्रीम ऑफ Iranian and Central Asian migrants seeking positions at the Mughal court might have motivated the emperor to adopt the language। अब अकबर द्वारा ये क्यों किया गया, तो ऐसा माना जाता है कि मुगलों को जो है या भारत का ईरान के साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध जो है बहुत लंबे समय तक रहा। साथ ही साथ बहुत सारे ईरानियन और मध्य एशिया के जो माइग्रेंट थे, वो प्रवासी थे, भारत में आकर मुगल दरबार में ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त कर रहे थे। तो उनके साथ अपने संबंधों को महत्वपूर्ण बनाने के उद्देश्य से ही शायद अकबर द्वारा इस फारसी भाषा को अपनाया गया, अपने दरबार की भाषा बनाया गया। पर्शियन वॉज एलिवेटेड टू ए लैंग्वेज ऑफ एम्पायर। पर्शियन को पूरे साम्राज्य की भाषा के रूप में विकसित किया गया। इट वॉज स्पोकन बाय द किंग। ये भाषा राजाओं द्वारा बोली जाती थी। द रॉयल हाउस होल्ड, राजकीय परिवार जो होता था वो भी इसी भाषा का उपयोग करता था। एंड द एलाइट एट द कोर्ट, और दरबार के जो विशिष्ट प्रभावी मंत्री अधिकारी होते थे वो भी यही भाषा उपयोग में लेते थे। फर्दर इट बिकेम द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर बाद में इसे प्रशासन की भाषा भी बनाया गया, यानी शासन के जितने भी शाही आदेश होते थे वो इसी भाषा में प्रसारित किए जाते थे एट ऑल लेवल, सो दैट अकाउंटेंट्स, क्लर्क्स एंड अदर फंक्शन इज ऑल्सो लर्न इट। और जिसकी वजह से बाद में जो लेखा अधिकारी थे या फिर जो क्लर्क थे, उन सब ने भी, जिनको वाक्या नवीस और कानून को कहा जाता था, उन्होंने भी धीरे धीरे इस भाषा को सीख लिया। और आज भी हमारे देश के जो कानून है, संविधान में बहुत सारी जगह कोर्ट में इसी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लगभग 200-300 वर्ष तक इस भाषा को दरबार की भाषा के साथ साथ प्रशासन की भाषा, प्रमुख भाषा के रूप में भी उपयोग में लिया गया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं पर्शियन अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स जो है वो यहाँ पर दिखाए गए, किस तरह से पर्शियन या ईरानी भाषा को, ये जो है फारसी भाषा को लिखा जाता है। ये 1 2 3 नंबर्स हैं जो इस तरह से पर्शियन में लिखे जाते हैं। अब इस पर्शियन भाषा के साथ साथ इस समय एक नई भाषा का भी भारत में विकास हुआ जिसे उर्दू कहा जाता है। सिंस द पीपल यूजिंग पर्शियन इन द 16th and 17th century came from many different regions of the subcontinent and spoke other Indian languages, Persian too became Indianized by absorbing local idioms। अब 16वीं शताब्दी में बहुत सारे जो मुग़ल अधिकारी थे वो भारत की अनेक क्षेत्रों से आते थे। उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत से लेकर भारत की विभिन्न क्षेत्रों से आते थे, जिनकी अपनी अपनी भाषाएं होती थी। और वो जब मुग़ल दरबार में आते थे तो पर्शियन भाषा का जब वो यूज़ करते थे तो पर्शियन भाषा या फारसी भाषा की भारतीय भाषाओं के मिक्सचर की वजह से जो है एक नई भाषा भारत में जन्मी या प्रारंभ हुई, जिसे उर्दू कहा जाता है। अ न्यू लैंग्वेज उर्दू स्प्रैंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पर्शियन विथ हिंदवी। ये जो उर्दू भाषा है भारतीय भाषाओं के साथ साथ पर्शियन भाषा के मिश्रण से बनी है। तो उर्दू जो है उसका जन्म स्थान भी भारत है और ये भारतीय भाषाओं के फारसी भाषा के मिश्रण से बनी हुई भाषा है। ठीक है, अब जो मुगल क्रॉनिकल्स है सच एज अकबरनामा वर रिटन इन पर्शियन। Others like Babur's memoirs were translated from Turkish into the Persian बाबरनामा। ठीक है, अकबरनामा जो है वो फारसी भाषा में लिखा गया था, लेकिन बाबर का जो बाबरनामा है वो टर्किश में लिखा था। लेकिन उसको बाद में क्या किया गया, दरबारियों द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित किया गया। और इन फारसी लेखकों ने, अकबर के कोर्ट हिस्टोरियंस या जो भी इतिहासकार उस समय थे, उन्होंने संस्कृत भाषा के भी बहुत सारे जो पुस्तकें थी उनका फारसी भाषा में अनुवाद कराया। विशेषकर उसमें महाभारत एंड रामायण, ये जो दो हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, इनको भी मुगल कोर्ट में फारसी भाषा में अनुवादित करने का काम किया गया था। और उसमें जो महाभारत है उसको अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा रज्मनामा नाम से ट्रांसलेट किया गया। रज्मनामा का मतलब होता है बुक ऑफ वॉर्स, युद्धों का जो है पुस्तक या रज्मनामा जिसे कहा जाता है, अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा ये ट्रांसलेटेड है। महाभारत इस नाम से फारसी भाषा में ट्रांसलेट की गई। अब ये जितने भी इतिवृत्त हैं या क्रॉनिकल्स हैं वो मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथों से लिखी गई पुस्तकें हैं, ये प्रिंटेड पुस्तकें नहीं हैं।
ठीक है। तो इन पांडुलिपियों को या मैन्युस्क्रिप्ट को किस तरह से तैयार किया जाता है, मुगल कोर्ट्स में ये कैसे तैयार होती थी। द फिनिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट वो सीन एज अ प्रीशियस ऑब्जेक्ट, अ वर्क ऑफ इंटेलेक्चुअल वेल्थ एंड ब्यूटी। मुगल दरबार में जो अंतिम पांडुलिपि, पूरी पांडुलिपि, तैयार पांडुलिपि को बहुत सम्मान के साथ एक बहुत कीमती वस्तु के रूप में देखा जाता था, जो कि बहुत ही बौद्धिक धन संपदा और सुंदरता का समावेश उसे माना जाता था। इट एग्जेम्प्लीफाइड द पावर ऑफ इट्स पैटर्न द मुगल एम्परर टू ब्रिंग सच ब्यूटी इनटू बीइंग। और इसके साथ ही साथ वो जो पांडुलिपि है वो उस राजा जिसने इसको कमीशन किया है, उस राजा की शक्तियों और उसकी बुद्धिमत्ता को भी बताती है। एट द सेम टाइम सम ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड इन द actual production of the manuscripts also got recognition in the form of titles and awards। और बहुत सारे लेखक और वो लोग जो पांडुलिपियों के निर्माण में लगे रहते थे, उन्हें मुगल दरबार द्वारा बहुत ऊंचे ऊंचे टाइटल्स, पद और पदवियाँ और सम्मान प्रदान किए जाते थे, जिसकी वजह से वो भी बहुत प्रसिद्ध है, उनका भी बहुत ज़्यादा नाम या उन्हें भी बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलती थी। तो पांडुलिपियाँ बनाने का काम जो है बहुत ही अच्छे कामों में माना जाता था और इस काम को करने वाले का मुगल दरबार में बहुत सम्मान भी किया जाता था। तो बहुत सारे लोग इंटरेस्ट से इस काम को करते थे। ऑफ दीज कैलीग्राफर्स एंड पेंटर्स हेल्ड हाई सोशल स्टैंडिंग्स। और ऐसे पांडुलिपियों के निर्माण में जो लोग थे, उसमें से जो पेंटर्स और कैलीग्राफर्स, सुलेखक होते थे, उनको बहुत अच्छा सामाजिक दर्जा मिला हुआ था, हैसियत दी जाती थी। वाइल अदर्स सच एज पेपर मेकर्स और बुक बाइंडर्स हैव रिमेन्ड एनोनिमस आर्टिजन। लेकिन जो कागज़ बनाने वाले या फिर जो बुक बाइंडर्स होते थे, उन्हें उतना ऊंचा दर्जा नहीं मिलता था, वो सामाजिक मतलब सामान्य नागरिकों के रूप में ही जीवन जीते थे। लेकिन जो कैलीग्राफर्स और पेंटर्स होते थे, उन्हें मुगल दरबार में बहुत अधिक ऊंचा सम्मान समाज में, सोसाइटी में दिया जाता था। कैलीग्राफी द आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग वॉज कंसिडर्ड ए स्किल ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। इस समय पांडुलिपियों के और इतिवृत्त के इस लेखन की वजह से जो सुलेखक होते थे या कैलीग्राफी जो होती थी, उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, महत्व दिया जाता था। इट वॉज प्रैक्टिस यूजिंग डिफरेंट स्टाइल। और इस कैलीग्राफी में बहुत अलग अलग तरह की स्टाइल्स के द्वारा इसको प्रैक्टिस किया जाता था, यानी लेखक जो होते थे विभिन्न स्टाइल में इसको जो है प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे। और अकबर द्वारा जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध की जाती थी पर्शियन राइटिंग की जो स्टाइल, उसे नस्तलिक स्टाइल कहा जाता है, जो यहाँ पर आपके सामने इस पिक्चर्स में हम देख सकते हैं कि नस्तलिक शैली जो है बहुत ही आर्टिस्टिक पर्शियन राइटिंग स्टाइल होती थी। फिर इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में बहुत सारी पेंटिंग्स भी देखने को मिलती है। तो क्रॉनिकल्स नैरेटिंग द इवेंट्स ऑफ मुगल एम्परर्स रेन कंटेन अलोंगसाइड द रिटन टेक्स्ट इमेजेस दैट कंसिडर्ड एन इवेंट इन विजुअल फॉर्म। क्रॉनिकल्स जो है किसी भी मुगल शासक के समय की किसी घटना को जो दर्शाया जाता था, लिखा जाता था, उसे विजुअल फॉर्म में भी, दृश्य रूप में भी चित्रित किया जाता था। When scenes or themes in a book were to be given visual expressions, the scribe left blank spaces on nearby pages। जब भी किसी चित्र को बनाया जाना होता था, किसी घटना को चित्रित रूप में दिखाया जाना होता था, तो लेखक कुछ पेज ब्लैंक छोड़ देता था जहाँ पर वो चित्र बनाया जाता था। और बाद में चित्रकारों द्वारा painting executed separately by artists were inserted to accompany what was described in words। और जो भी शब्दों में लिखी गई बात है, उसको पेंटर्स द्वारा चित्रों के रूप में उन पेजेस पर, खाली पेजेस पर बाद में बनाकर इंसर्ट कर दिए जाते, वो पेज बाद में जोड़ दिए जाते थे। पेंटिंग सर्व नॉट ओनली टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ अ बुक। ये जो पेंटिंग होती थी वो न सिर्फ बुक की सुंदरता को बढ़ाती थी, बट वर बिलीव टू पजेस स्पेशल पावर ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज अबाउट द किंगडम एंड द पावर ऑफ किंग्स इन वेज दैट द रिटन मीडियम कुड नॉट। और सुंदरता के साथ ही साथ ये जो चित्र होते थे वो मुग़ल दरबार के समय के उस शान और शौकत को बहुत ही प्रभावी रूप से अभिव्यक्त करने का भी एक माध्यम थे, जो शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता था। यानी चित्रों के माध्यम से मुग़ल दरबार की शान और शौकत और उसका जो महिमा मंडन है और ज़्यादा प्रभावी रूप से किया जा सका था इन क्रॉनिकल्स में बनाए गए चित्रों के द्वारा। द हिस्टोरियन अबुल फजल डिस्क्राइब पेंटिंग एज अ मैजिकल आर्ट। अकबर का जो इतिहासकार था अबुल फजल ने इस
तरह की इन पेंटिंग्स को मैजिकल आर्ट माना है। अबुल फजल ने इन्हें जादुई कला कहा है। इन हिज व्यू इट हैड द पावर टू मेक इन एनिमेट ऑब्जेक्ट लुक एज इफ दे possess लाइफ। और उसने कहा है कि ये चित्र जो हैं निर्जीव वस्तुओं को ऐसा दिखाते हैं जैसे कि उनमें जीवन हो, यानी ये निर्जीव चीज़ों को भी जीवित वस्तु के रूप में दिखाने की एक कला है, इसलिए उसने इसे मैजिकल आर्ट कहा है। द पेंटेड इमेज आगे कंटिन्यूड में, द प्रोडक्शन ऑफ पेंटिंग्स पोर्ट्रेइंग द एम्परर, हिज कोर्ट एंड द people was a source of constant tension between rulers and the representatives of the Muslim orthodoxy, the ulama। ठीक है, ये जो चित्र इन क्रॉनिकल्स में बनाए जाते थे, ये बनाना जो है उस समय के मुस्लिम जो ऑर्थोडॉक्स थे, रूढ़िवादी वर्ग था मुस्लिमों का, जिन्हें उलामा कहा जाता है, धार्मिक विद्वान जो होते थे मुस्लिमों के, उलामा और मुग़ल राजाओं के बीच एक तरह के विवाद का भी विषय था, एक टेंशन का ये कारण था, क्योंकि मुस्लिम शरिया और मुस्लिम जो कुरान ग्रंथ है उसके ये जो विद्वान उलामा है उनके अनुसार चित्र बनाना जो है वो एक गलत कला है और उसे वो सही नहीं मानते थे। दे बिलीव दैट डिपिक्शन ऑफ लिविंग बींग्स इन अ नेचुरलिस्टिक मैनर इज फॉरबिडन एज इट वुड सजेस्ट दैट द आर्टिस्ट वाज सीकिंग टू अप्रोप्रिएट द पावर ऑफ क्रिएशन। उलेमा ये मानते थे कि किसी भी तरह की जीवित वस्तु का चित्र बनाना एक तरह से भगवान गॉड या अल्लाह की बराबरी करने जैसा है, यानी चित्रकार जो है किसी जीवित वस्तु का चित्र बनाकर अपने आप को भगवान अल्लाह के बराबर जो है बनने की कोशिश करता है, और उसको उलेमा जो है वो गलत मानते थे। दिस वॉज अ फंक्शन दैट वॉज बिलीव टू बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू गॉड, और किसी भी जीवित वस्तु को जन्म देना या बनाने का जो पूरा सोल राइट है वो उलामा ये मानता था कि ये सिर्फ गॉड या अल्लाह का राइट है, और किसी इंसान को इस तरह से जीवित चीज़ों को बनाने का अधिकार नहीं है। येट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द शरियाज चेंज विद टाइम। अब शरिया में जो कुछ भी लिखा गया है उसका अनुवाद या उसका समझ जो है समय के साथ साथ बदलती रही है। मुस्लिम रूलर्स इन मैनी एशियन रीजन्स ड्यूरिंग सेंचुरीज ऑफ एम्पायर बिल्डिंग रेगुलरली कमीशन आर्टिस्ट टू पेंट देयर पोर्ट्रेट्स एंड सीन्स ऑफ लाइफ इन देयर किंगडम्स। एशिया के अंदर बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स थे जिन्होंने विभिन्न शताब्दियों में ऐसे चित्रकारों के माध्यम से अपने अपने राज्य के साम्राज्य के दौरान बहुत सारे लिविंग सीन्स जो है उनको अपने दरबार में और अपने समय की चीज़ों में बनवाया गया था। द सफाविद किंग्स ऑफ ईरान फॉर एग्जाम्पल पैट्रोनाइज द फाइनेस्ट आर्टिस्ट। ईरान के जो सफाविद वंश के शासक थे वो इस तरह के चित्रकारों को संरक्षण प्रदान करने वाले सबसे महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं, जिन्होंने अपने दरबार में बहुत सारे वर्कशॉप का आयोजन कर ऐसी चित्रकला को प्रोत्साहन प्रदान किया था। ईरान के सफाविद शासक जो है चित्रकला के मुख्य संरक्षक माने जाते हैं, और उनके दरबार में बहुत सारे ऐसे चित्रकार भी रहते थे और ऐसी बहुत सारी वर्कशॉप भी होती थी जिसमें चित्रकार विभिन्न तरह के चित्रों को बनाना सीखते थे। आर्टिस्ट फ्रॉम ईरान ऑल्सो मेड देयर वे टू मुगल इंडिया। ईरान से भी बहुत सारे चित्रकार भारत में मुगल पीरियड में आए थे। सम वर ब्रॉट टू द मुगल कोर्ट एज इन द केस ऑफ मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद। बहुत सारे मुग़ल दरबार में भी आए थे, और जैसा कि मीर सैयद अली और अब्दुल समद के बारे में माना जाता है, ये दोनों ही वो चित्रकार थे जो एम्परर हुमायूं के साथ ईरान से दिल्ली आए थे। अदर्स माइग्रेटेड इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी टू विन पैट्रोनेज एंड प्रेस्टीज। और बहुत सारे चित्रकार बाद में मुग़ल दरबार में सम्मान और जो है प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आए थे। अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्परर एंड द स्पोक्समैन ऑफ ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स वाज अ सोर्स ऑफ टेंशन एट द मुगल कोर्ट। और मुगल दरबार में राजा और जो मुस्लिम रूढ़िवादी उलेमा थे उनके बीच में ये एक विवाद का, टेंशन का कारण हमेशा बना रहा। अकबर कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल साइड द एम्परर एज सेइंग। अकबर के जो इतिहासकार था अबुल फजल है, उसने अकबर के मुंह से कुछ वाक्य जो है
कहें कि शासक ऐसा कहता था, अकबर ऐसा कहता था, देर आर मेनी दैट हैड पेंटिंग्स, बहुत सारे लोग हैं जो पेंटिंग से घृणा करते हैं, बट सच मैन आई डिसलाइक, लेकिन ऐसे लोगों से मैं घृणा करता हूँ, यानी अकबर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता था. इट अपियर्स टू मी दैट एन आर्टिस्ट हैज़ अ यूनिक वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग गॉड. ऐसा मुझे लगता है कि एक चित्रकार जो होता है उसके पास एक विलक्षण प्रतिभा होती है भगवान को पहचानने की. वैन ही मस्ट कम टू फील दैट ही कैन नॉट बेस्टो लाइफ ऑन हिज वर्क, जब वो ये खुद समझ जाता है कि वो चाहे कितना भी अच्छा चित्र बना ले वह उसमें जीवन नहीं डाल सकता, यानी वो गॉड की सत्ता को, भगवान की सत्ता को चैलेंज नहीं करता है, बल्कि वो उसको मानता है कि वो कितना भी अच्छा चित्र बना ले वो भगवान की बराबरी नहीं कर सकता है. यानी ये जो चित्रकार है चित्र बनाकर किसी तरह से बराबरी नहीं करते हैं, बल्कि उस गॉड की सत्ता को और ज़्यादा महत्व देते हैं कि गॉड ही है जो हमें जीवन प्रदान करता है. तो ऐसा अकबर मानता था, अबुल फजल ने ऐसा लिखा है. अब इस समय के प्रसिद्ध जो क्रॉनिकल्स है उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अकबरनामा और बादशाहनामा. अमोंग द इम्पोर्टेंट इलिस्ट्रेशन मुगल क्रॉनिकल्स द अकबरनामा एंड बादशाहनामा आर द मोस्ट वेल नोन. ये दोनों ही सबसे प्रसिद्ध हैं. ईच मैन्युस्क्रिप्ट कंटेंट एन एवरेज ऑफ 150 फुल और डबल पेज पेंटिंग्स ऑफ बैटल्स, सीजेस, हंस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोर्ट सीन्स एट्सेट्रा. और इन दोनों ही जो क्रॉनिकल्स है उसमें लगभग 150 पूरे पेज या डबल पेज की पेंटिंग्स इनमें बनी हुई है, जिसमें युद्ध के, किलेबंदी के, शिकार के या किसी मरम्मत के कार्य के, निर्माण के कार्य को जो है कोर्ट सीन को चित्रकारों द्वारा इन दोनों ही ग्रंथों में प्रदर्शित किया गया है. तो बादशाहनामा और अकबरनामा में 150 से ज़्यादा पेजेस जो हैं वो चित्रों के हैं. द ऑथर ऑफ द अकबरनामा अबुल फजल ग्रू अप इन द मुगल कैपिटल ऑफ आगरा. अबुल फजल जो अकबरनामा का राइटर है वो आगरा में, मुगल राजधानी आगरा में ही बड़ा हुआ था. ही वॉज वाइडली रीड इन अरबिक, पर्शियन, ग्रीक फिलोसफी एंड सूफीज़म. वो अरबी भाषा, फारसी भाषा के साथ साथ जो ग्रीक फिलोसफी है और सूफीज़म का एक बहुत बड़ा विद्वान था. मोर ओवर ही वॉज ए फोर्सफुल डिबेटर, और वो एक बहुत अच्छा वक्ता भी था. एंड इंडिपेंडेंट थिंकर, और स्वतंत्र विचारक था. हु कंस्टेंटली अपोज द व्यूज़ ऑफ द कंजर्वेटिव उलामा, और वो हमेशा उलामा के जो रूढ़िवादी विचार थे उनका विरोध करता रहा था. यानी वो एक स्वतंत्र मानसिकता वाला व्यक्ति था. दीज क्वालिटीज़ इम्प्रेस्ड अकबर, और ये गुण अकबर को बहुत अच्छे लगे. हु फाउंड अबुल फजल आइडियली सूटेड एज एन एडवाइजर एंड स्पोक्स पर्सन फॉर हिज पॉलिसीज़. और अकबर को ये लगता था कि अबुल फजल जो है उसके लिए एक सलाहकार, और साथ ही साथ उसकी जो भी नीतियां हैं उन नीतियां को वर्णन करने में सबसे अच्छा हो सकता है. वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्परर वाज टू फ्री द स्टेट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी. और अकबर का एक और उद्देश्य भी था कि वो अपने साम्राज्य को जो है धार्मिक रूढ़िवादिता से अलग करना चाहता था. यानी वो अपने साम्राज्य को जो है सर्वधर्म के समान रूप में बनाना चाहता था, ऐसा उसका विचार था. इन हिज रोल एज कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल बोथ शेप्ड एंड आर्टिकुलेट द आइडियाज एसोसिएटेड विद द रेन ऑफ अकबर. और अकबर के विचारों में अबुल फजल ही वो बेस्ट व्यक्ति था जो उसके विचारों को सही रूप में अभिव्यक्त कर सकता था, बुक के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकता था. तो इस वजह से अकबरनामा का लेखन का कार्य अबुल फजल को दिया गया. अब हम बात करते हैं अकबरनामा की. अकबरनामा बिगिनिंग इन 1589 में इसको अबुल फजल ने लिखना स्टार्ट किया था. अकबरनामा फॉर 13 ईयर्स, 13 साल तक इसको उसने लिखा, रिपीटेडली रिवाइजिंग द ड्राफ्ट, और बार बार इसका ड्राफ्ट को जो है वो रिवाइज करता रहा. द क्रॉनिकल इज़ बेस्ड ऑन अ रेंज ऑफ सोर्सेज. इस क्रॉनिकल्स में बहुत सारे स्रोतों से जानकारियाँ ली गई है, इंक्लूडिंग एक्चुअल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स, जिसमें बहुत सारे वास्तविक रिकॉर्ड हैं, इवेंट्स के, घटनाओं के वर्णन है जिन्हें वकील कहा जाता है, उसमें से बहुत सारी जानकारी ली गई है. ऑफिशियल राजकीय जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, रिकॉर्ड्स होते थे, एंड ओरल टेस्टिमनीज ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, और जो जानकार लोग होते थे उनके द्वारा कही गई बातों को भी इसमें जो है स्थान दिया गया. यानी अकबरनामा में बहुत सारे वैलिड सोर्सेस से जानकारी ली गई है. द अकबरनामा इज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स. अकबरनामा जो है मेनली 3 बुक्स में डिवाइडेड, एक बड़ा ग्रंथ है.
विच द फर्स्ट टू आर क्रॉनिकल्स, जिसमें फर्स्ट दो बुक्स जो हैं वो क्रॉनिकल्स के इतिवृत्त के रूप में, जिसमें सिर्फ घटनाओं का वर्णन है, और जो थर्ड बुक है उसमें अकबर की आइडियोलॉजी को ऊपर है, जिसे आईने अकबरी कहा जाता है। तो अकबरनामा का थर्ड पार्ट है, उसे आईने अकबरी कहा जाता है। फर्स्ट टू पार्ट जो है उसमें अकबर और उससे पहले के इतिहास की जानकारियां दी गई है। द फर्स्ट वॉल्यूम कंटेन्स द हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड फ्रॉम एडम टू वन सेलेस्टियल साइकिल ऑफ अकबर्स लाइफ। पहली जो बुक है उसमें एडम से लेकर, मतलब पहले इंसान से लेकर अकबर के शासन के 30वें वर्ष तक के इतिहास की घटनाओं को लिखा गया है। तो अकबरनामा का जो फर्स्ट क्रॉनिकल है उसमें एडम से लेकर अकबर के शासन के 30वें वर्ष का इतिहास तक लिखा गया है। दूसरा जो भाग है उसका, द सेकंड वॉल्यूम क्लोजेस इन द 46th ईयर ऑफ अकबर, और जो दूसरा भाग है इस अकबरनामा का उसमें अकबर के शासन के 46वें वर्ष, यानी 30वें तक तो पहले बुक में है, 31 से लेकर 46वें वर्ष तक का वर्णन जो है दूसरे भाग में किया गया है, 1601 तक का। और उसके बाद 1602 में 1602 में अबुल फजल जो है उनकी हत्या हो जाती है एक षड्यंत्र के माध्यम से, जिसमें सलीम या जो जहांगीर जिसे जाना जाता है, जहांगीर जिसे कहा जाता है अकबर का पुत्र, उसके द्वारा षड्यंत्र करके वीर सिंह बुद्दुल्ला के माध्यम से अबुल फजल की हत्या कर दी जाती है। Akbarnama was written to provide a detailed description of Akbar's reign in the traditional diachronic sense of recording politically significant events across time. अकबरनामा में बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अकबर के समय की घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्रमानुसार एक के बाद एक लिखा गया है। जो भी विशेष रूप से राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी उन घटनाओं को ज़्यादा इसमें लिखा गया है। A synchronic picture of all aspects of अकबर एम्पायर, जिसमें अकबर के समय के सभी तरह की जो एम्पायर के भाग हैं या चीज़ें हैं उन सबको इसमें स्थान दिया गया, जिसमें जोग्राफिकल है, सोशल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है एंड कल्चरल विदाउट रेफरेंस टू क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई है। कहीं कहीं पर जो है क्रोनोलॉजी का ध्यान नहीं रखा गया है, बाकी जितनी राजनीतिक घटनाएं हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, लेकिन कल्चरल और सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है पॉलिसीज है उसमें कहीं कहीं क्रोनोलॉजी का ध्यान नहीं रखा गया, क्रम का ध्यान नहीं रखा गया। इन द आईने अकबरी द मुगल एम्पायर इज प्रेजेंटेड एज हैविंग ए डाइवर्स पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ हिंदूज, जैनास, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स एंड ए कंपोजिट कल्चर। आईने अकबरी में अकबर के समय के मुगल एम्पायर को इस तरह से प्रदर्शित किया गया है कि अकबर का एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते थे, जिसमें हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स सभी शामिल थे। अबुल फजल रोट इन अ लैंग्वेज दैट वाज ऑर्नेड विद विच अटैच इंपॉर्टेंस टू डिक्शन एंड रिदम। अबुल फजल ने ये जो अकबरनामा लिखा है ये बहुत ही प्रभावी और एक उन्नत, एक क्लिष्ट फारसी भाषा में लिखा है। वर ऑफन रीड अलाउड, और उसकी जो लिखी गई बातें हैं बाद में दरबार में बहुत ही ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाई जाती थी। दिस इंडो पर्शियन स्टाइल वॉज पैट्रोनाइज एट कोर्ट। ये जो फारसी भाषा का जो स्टाइल है वो मुगल कोर्ट में ही पैट्रोनाइज हुआ, संरक्षित हुआ था। एंड देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ राइटर्स हु वांटेड टू राइट लाइक अबुल फजल, और अबुल फजल की इसी स्टाइल से प्रभावित होकर बहुत सारे लेखक दरबार में थे जो इसी कला शैली में लिखना चाहते थे। और ऐसे ही लेखकों में एक था बादशाह नामा का राइटर जो कि था अब्दुल हमीद लाहौरी। वो अबुल फजल का ही शिष्य था, एज ही वॉज नोन एज द ऑथर ऑफ द बादशाह नामा एम्परर शाहजहाँ। शाहजहाँ के जीवन काल का जो इतिवृत्त है वो बादशाह नामा के नाम से जाना जाता है, जिसको लिखने वाला था अब्दुल हमीद लाहौरी। हियरिंग ऑफ हिज टैलेंट्स कमीशन्ड हिम टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रेन मॉडल्ड ऑन द अकबरनामा। शाहजहाँ ने उसके टैलेंट को जानकर, हमीद लाहौरी के टैलेंट्स को जानकर उसे अपने दादा अकबर के समय के अकबरनामा की तरह ही बादशाहनामा जो है अपना इतिहास लिखने के लिए कमीशन किया गया था। द बादशाहनामा इज दिस ऑफिशियल हिस्ट्री इन 3 वॉल्यूम्स। ये भी 3 वॉल्यूम में लिखा गया था। 3 दफ्तर से इसके माने जाते हैं, जो चंद्रवर्ष के 10 ईयर में डिवाइडेड हैं। लाहौरी रोड द फर्स्ट एंड सेकंड दफ्तर्स। लाहौरी जो था अब्दुल हमीद लाहौरी, उसने बादशाहनामा के पहले 2 वॉल्यूम लिखे थे, दफ्तर लिखे थे, कंप्राइजिंग द फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ द एम्परर्स रूल, जिसमें पहले 20 वर्षों का इन दोनों ही दफ्तरों में वर्णन किया गया। पहले वॉल्यूम में पहले 10 वर्ष का है, दूसरे वॉल्यूम में दूसरे 10 वर्ष का है, जिनको बाद में
सादुल्ला खान जो था शाहजहाँ का वज़ीर, उसने इनको रिवाइज़ किया, इसमें कुछ घटनाओं को ऐड किया, कुछ को डिलीट किया। इन्फर्मिटीज़ ऑफ ओल्ड एज, बूढ़ा हो जाने की वजह से जो है लाहौरी इसके तीसरे पार्ट को नहीं लिख पाया, जो कि बाद में वारिस नाम के इतिहासकार ने बादशाहनामा का तीसरा वॉल्यूम लिखा है। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स इन 1784 अंडरटुक द एडिटिंग, प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ मैनी इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट। 1784 में विलियम जोन्स द्वारा स्थापित जो एशियाटिक सोसाइटी थी, उसने भारत में लिखे गए बहुत सारे ग्रंथों को एडिटिंग, प्रिंटिंग और ट्रांसलेशन का काम स्टार्ट किया था, और इसी में अकबरनामा और बादशाहनामा को भी जो है एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19th सेंचुरी में जो है इनको एडिटेड वर्जन जो है इनका पब्लिश किया। इन द अर्ली 20th सेंचुरी द अकबरनामा वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय हेनरी बेवरिज आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, और बहुत वर्षों की मेहनत के बाद अकबरनामा का ट्रांसलेशन जो है हेनरी बेवरिज नाम के व्यक्ति द्वारा किया गया था, और वही सबसे मुख्य ट्रांसलेशन माना जाता है। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगले वीडियो में इसी चैप्टर के अगले पार्ट के साथ आपके लिए मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, हैव ए नाइस डे।